गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी केमिस्ट्री की लेक्चरर मिस प्रज्ञा आज आपको सॉल्यूशन चैप्टर के जो आगे वाला भाग है उसको पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊँगी शुरू कर रही हूँ क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संबंध, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स रिलेटेड विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था आपको कि जब विलायक में, शुद्ध विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है, कौन सा, आपका अवाष्पशील विलय, तो वो क्या करता है, वो आपके विलायक के सरफेस को यानी सतह में जगह घेर लेता है, जिस वजह से सतह से वाष्पीकरण नहीं हो पाता। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो ताप जिस पे विलायक का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक वाष्प दाब के बराबर हो जाए, यानी विलायक जो दाब लगा रहा है, वाष्प का दाब जो उस पर लगा रहा है किसकी सतह पर, विलायक की सतह पे, वो उतना हो जाए इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पर जब उसमें क्या हुआ कि सरफेस के जगह सॉल्यूट ने ले ली, यानी विलय ने ले ली, तो आपका सतह में से वाष्प कम निकल रहे हैं। जब वाष्प कम निकल रहे हैं तो वाष्प दाब कम हो आएगा। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर जल के अंदर चीनी घुली होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब बताइए इसको आगे, डेल्टा टी बी जो हमने कल पढ़ाया था, डेल्टा टी बी इजकल टू 1000 के बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट स्थिरांक, W1 अपॉन M1 यानी जो सॉल्यूट है अपॉन W2 यानी विलायक का। तो देखिए, देखा मोलर उन्नयन स्थिरांक W1 W2 क्रमशः विलय व विलायक का क्या है, भार। ठीक है, विलय विलायक का भार ग्राम में। और ये आपका M1 क्या है, विलय का अणुभार। किसी विलायक में 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघट्य विलय का, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील तथा विद्युत अपघट्य विलय का एक, क्या मिलाएंगे आप, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाले उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन को आणविक उन्नयन स्थिरांक या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अथवा ग्राम अणु उन्नयन कहलाता है। आगे आ जाइए बेटा, यानी के बी इजकल टू एम द्रव्यमान विलायक का अणुभार, आर क्या होता है जानते हो, स्थिरांक, गैस अंतरांक, जो कि 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है। टी बी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, अपॉन यानी MR/TB का स्क्वायर, डेल्टा एच क्या है, वाष्पन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, इंटू 1000। तो ये आपका सब दे रखा है, वाष्पीकरण की मोलर ऊष्मा। अब आ जाइए नेक्स्ट आपका KB। व्हाट इज KB, देखिए बच्चा दे रखा है, मैं आपको नोट्स भेजती हूँ तो उसमें ध्यान से देख लीजिए। KB इजकल टू RTB स्क्वायर, देखिए ऊपर भी दे रखा था MR/TB स्क्वायर अपॉन दिस। अब यहाँ क्या दे रखा है, KB इजकल टू RTB स्क्वायर LV इंटू 1000। LV मतलब शुद्ध विलायक की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम, गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम। तो ये LV वही हो गई, गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम, यानी यही चीज़ हो गई जिसको हम लोग लेके आए M अपॉन डेल्टा ऐसी हो गई गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम। ये आ गया KB इजकल टू 2 इंटू TB स्क्वायर, 2 क्या हो गया, R की वैल्यू मैंने बोला ना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 2 इंटू TB स्क्वायर LV इंटू 1000, जो कि आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया 0.002 बाई 1000 को लेगा TB अपॉन LV। जल के लिए T क्या होता है 373 भाई, ऐड करके केल्विन, LV क्या होता है 540 किलोग्राम। अब ये इसको पुट कर दिया तो ये हो गया आपका KB बराबर क्या होगा 0.513 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नोट, पहाड़ों पर जल उबलता है 100 डिग्री से कम ताप पर। ऐसा क्यों होता है भाई, देखिए, जबकि प्रेशर कुकर में यह देर में उबलता है 100 डिग्री से अधिक ताप पर, परंतु जल का क्वथनांक 100 डिग्री ही कहा जाता है। कोई भी द्रव उबलने लगेगा यदि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, परंतु अब ऐसा ताप क्रम को क्वथनांक नहीं कहते। अब देखिए इसमें ही अपने आप जवाब छुड़वा हुआ है कि जो आपका क्या है, जब आपका हम किस पे गए, जब हम पहाड़ों पे गए तो पहाड़ों पे क्या हो जाता है, हवा का जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो इसका मतलब जो पानी है वो आपका उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री से पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, पर फिर भी उसे क्वथनांक नहीं कहते। कुकर में क्या होगा, कुकर में 100 डिग्री से क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि कुकर का प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होता है। बात आप समझ रहे हो, तो वहाँ उबलना जो है लेट शुरू होता है और जल्दी इसीलिए पक जाता है। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हम किसी विलायक में आपका अवाष्पीय अगर पदार्थ या विलय मिलाते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन या कमी आती है। वो क्यों आई,
वो भी यही कारण है, जैसे सरफेस एरिया वहाँ गिर रहा था ऐसे यहाँ भी है। तो देखिए अब समझते चलिए, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं साम्य में होती हैं अथवा जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं के वाष्प दाब, समझिएगा, ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं के वाष्प दाब बराबर होते हैं, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं आपको लिख के भेज दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ होगी, कोई एक लाइन छोटी सी छूट गई है कि आपका क्या डाला, जब हमने किसी में क्या डाला, अविलय सॉल्यूट या अविलय क्या डाला, विलय, ओ सॉरी क्या कहते हैं उसे, अपघटित, यानी कि आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब डाला तो क्या होता है, हिमांक कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है बेटा, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हमने बताया ना कि सॉलिड का और उसका बराबर होना चाहिए। तो सॉलिड और उसका बराबर करने के लिए दाब जो क्या हिमांक है वो नीचे और गिरता है। अब ये शुद्ध विलायक तथा विलयन, आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले बर्फ़ में क्या डाल के रखते हैं, नमक डाल के रखते हैं जिससे वो जल्दी ना पिघले, ठीक है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे हम T0 से करा तो हिमांक में अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, T0 माइनस T सॉल्यूशन, T यानी T0 मतलब T ओरिजिनल। हिमांक में अवनमन की गणना कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि विलायक तथा दो विलयन, देखिए समझिएगा, यदि विलायक तथा दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के लिए वाष्प दाब तथा हिमांक के मध्य एक वक्र खींचा जाए, तो देखिए ये आपका शुद्ध विलायक है, ये विलयन जिसकी सांद्रता 1 मान लीजिए, ये विलयन जिसकी सांद्रता 2 है। तो देखिए सांद्रता के डिफरेंस के हिसाब से वाष्प दाब क्या हो रहा है, आपका प्रेशर, और देखिए ताप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ रहे हो आप क्या, ये ओरिजिनल का है, विलायक ओरिजिनल का है, ये आपका एक विलयन का, ये दूसरे विलयन का। तो ये आपका चीज़ होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऊपर देखिए, इधर देखिए बेटा, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। जितना सांद्रता ज़्यादा करोगे उतना नीचे आएगा। तनु विलयन के लिए रेखा DF, तो देखिए, ये देखिए आपको बेटा रेखा DF, ये वाला D और दिस वन F, ठीक है, तनु विलयन के लिए। और आपका जो वो है सांद्र विलयन, उसके लिए कौन सा होगा, E, यहाँ पे EC, कौन सा EC। तो ये कि आपका तनु विलयन के लिए रेखा DF तथा EC लगभग समानांतर प्राप्त होती हैं। EC, अब इधर देख लो बेटा, EC क्या, लगभग समानांतर है, लगभग समानांतर यानी पैरेलल, लगभग एग्जैक्टली नहीं, लगभग, इसलिए BC भी एक सीधी रेखा है, इसीलिए BC, कौन सा BC, दिस वन, क्योंकि जो आपका जो नीचे गिर रहा है हिमांक में जो गिरावट हो रही है वो डिफरेंस क्या है, समान, देखिए डिफरेंस समान आ रहा है, इसलिए जो आपका ये BC आ रहा है वो वक्र क्या आ रहा है, एकदम सीधा आ रहा है। अब आ जाइए इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, जैसे हमने उसमें किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में करते हैं। तो अब देखिए, अतः त्रिभुज BDE व BCE, तो इसको दोबारा से देखिए, पलटिए, त्रिभुज कौन सा है, BDE और BCE, ये दो त्रिभुज हो गए, एक दिस वन, देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको बेटा, ये एक त्रिभुज ये वाला हो गया और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका रूल आपने पढ़ा होगा DE/EC इक्वल टू BD/BE, तो इसमें क्या हुआ, DE अपॉन देखते चलिएगा BC, देखिए ध्यान से समझिएगा, DE/EC, सॉरी DE ये वाला दिस वन, DE/EC यानी दिस बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। तो आपका बड़ी वाली के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू BE एंड बेस इक्वल टू EC। तो देखो बेटा, देखते चलो, BD इक्वल टू BE कौन सा है, BE, अच्छा B, हाँ, परपेंडिकुलर BD क्या है इसका, ये रहा BD, दिस वन अपॉन BE। जो नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल प्रवाह के बराबर होता है, तो ये यानी इसके बराबर हुआ, तो ये निकला। अब इन्होंने ये इसमें वैल्यू पुट करी, ΔP/ΔP यानी P0 माइनस PS, P0 मतलब ओरिजिनल, या P कह दो, ओरिजिनल का अपना ये, तो ΔP/P इक्वल टू WM अपॉन ये, या ये कह सकते हो आप कि अगर इसको ΔP निकालना है
तो आपका मोल फ्रैक्शन में कितना कर दोगे, ओरिजिनल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन। शुद्ध विलायक के m व p के मान स्थिर होते हैं, जानते हो आप। शुद्ध विलायक में m यानी मास यानी इसका द्रव्यमान और उसका p यानी प्रेशर स्थिर है। अतः वक्र से df इज इक्वल टू t माइनस T1। df कौन सा है भाई, देखिए समझिए, df दिस वन, ये वाला, सॉरी दिस वन, तो क्या है TF माइनस T1। TF माइनस T1, तो यार TF लिखा होना चाहिए बेटा, कहाँ है, हम कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ DF इज इक्वल टू TF माइनस T1। DF इज इक्वल टू TF माइनस T1 और BD इज इक्वल टू P माइनस P1। तो देखो बेटा BD दिस वन, ठीक है, तो ये P माइनस P1 समझ में आ रहा है ना बच्चों। मैं आपको एक एक चीज़ इसीलिए समझा रही हूँ कि ध्यान से समझना, क्योंकि आपका मैथ्स होती नहीं है, आप मैथ्स लेते नहीं हो, आप कोई भी प्रूफ वाले काम करते नहीं हो, फिर ये कहते हो मैडम हमारी समझ में नहीं है। कोशिश करना सारी चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। और जो मैथ्स के बच्चे उनको तो समझ में आ ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो अब ये देखिए EC इज इक्वल टू T1 माइनस T2। EC देखो बेटा, E ये रही और C ये रही, यानी TEC। FC होना चाहिए, अगर FC है तो T1 माइनस T2 है, और EC है तो TF माइनस T2 है। देखते हैं हमने क्या लिखा है, हमने EC लिखा बेटा, इसको मैं एश्योर करके बता दूंगी कि यहाँ गलत तो नहीं लिखा है। और EC है तो TF माइनस T2 होगा, क्योंकि कभी कभी बुक में गलत हो जाता है तो हम ध्यान नहीं देते लिखते टाइम, पर ये अगर आपका मैं जब नोट्स भेजूंगी तो आपको एश्योरेंस करा दूंगी कि क्या चीज़ है। ऐसे BE देखो, हमने अगर ग्राफ कौन सा लिया, हमने दूसरा क्या लिया है, दूसरा लिया है हमने BCE लिया है बेटा। तो BCE का मतलब है ये वाला BCE, तो BCE में ये आपका TF माइनस T2 होगा, ठीक है बेटा, TF माइनस T2 होगा। और BD क्या है, P माइनस P1, और BE क्या है, P माइनस P2। देखो BE, देखो B ये रहा और BE ये क्या है, P माइनस P2। तो आपने फिर इसको पुट कर दिया वैल्यू को, जो ऊपर था ना, इसलिए जो ऊपर ये वैल्यू थी DE ये वाली वैल्यू थी, इसमें आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस TF माइनस T2, TF माइनस T1 अपॉन TF माइनस T2 होना चाहिए। देखिए ये बेटा ये होगा TF माइनस T1 होगा। TF देखो ये आपका दे रखा है ना, ऊपर क्या दे रखा है, DE, तो हमने DE निकाला, ये DF नहीं है, DE होना चाहिए। DE कहाँ है भाई, DE, हाँ तो TE सही है, नहीं DE दिस वन, DE दिस वन, यानी P1 माइनस P2, DE P1 माइनस P2। तो DE क्या है आपका, DE है P1 माइनस P2, तो ये लिखा है P माइनस P2, P1 माइनस P2 होगा। बेटा ये बुक में थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं आपको ये बता दूंगी, पर ये कैलकुलेशन सुनती चाहिए, जो हमने इसमें लिखा है उसके बेसिस पे हम यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। और मैं इसको देख के आपको फोटो भेज दूंगी, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। यहाँ आएगा डेल्टा F1, यहाँ आएगा डेल्टा F2, तो ये आपको समझ में ही आ रहा है कि ये क्या है, F है, ये F है, और ये P माइनस P1 यानी दूसरा क्या था, BD और BE। BD यानी दिस वन, यानी P माइनस P1, वेरी गुड। और BD के पास क्या है इनका, BE है, यानी BE माइनस, यानी P माइनस P2, P माइनस P1 है बेटा ये, ठीक है, ऊपर वाला P माइनस P1 और P माइनस P2। तो यानी कि आपका हो गया डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 इज इक्वल टू डेल्टा मतलब डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा डिफरेंस यानी ओरिजिनल से जो विलियन में डिफरेंस आया वो डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा F2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। अतः हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू P माइनस PS। P मतलब आपका क्या है बेटा, P है आपका, कहना चाहिए और उसका ओरिजिनल विलायक का प्रेशर, माइनस PS यानी सॉल्यूशन का प्रेशर। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी कहाँ है बेटा, समीकरण 1 आपकी, इसमें मैंने समीकरण 1 मेंशन नहीं किया है, पर देखिए समीकरण 1 से जब ये क्या कह रहे हैं कि TF प्रोपोर्शनल टू WM इंटू 1 अपॉन W, तो ये आपकी ये चीज़ होगी, ठीक है, ये आपकी ये चीज़ होगी, ये वाली या ये वाली, ठीक, क्योंकि TF इज प्रोपोर्शनल टू दिखा रहे हैं ना W अपॉन M अपॉन 1 अपॉन W, तो ये कांस्टेंट मान लिया, ये कांस्टेंट मान लिया, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका डेल्टा TF। डेल्टा TF के लिए कहाँ ले रखा है हम लोगों ने, डेल्टा TF के लिए ये होना चाहिए बेटा, डेल्टा TF वाला ये होना चाहिए आपका पहला वाला,
तो ये आपका ये निकला, जिसको हमने डेल्टा टी एफ जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के आया। के को कहते हैं विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल, मोलल मतलब 1 किलोग्राम में। समीकरण 3 आपकी ये होगी, दिस वन इज द समीकरण 3। समीकरण 3 में W/m इक्वल टू 1 ग्राम अणु तथा W कैपिटल W इक्वल टू 1000 ग्राम हो तो, ठीक है, हो तो क्या होगा बेटा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा आप समझते चलिए। जहाँ के मतलब ये चीज़ होगी तो क्या होगा, TF इज इक्वल टू K/1000, जहाँ K/1000 का अनुपात भी एक स्थिरांक होगा, अतः K/1000 इक्वल टू KF, अतः K इज इक्वल टू 1000 इंटू KF। समीकरण 3 से डेल्टा TF इज इक्वल टू, समीकरण 3 आपकी दिस वन है ये वाली, ठीक, दिस वन इज द इक्वेशन 3। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF इंटू W/W, ये क्या है, ये आपका है विलय का भार, और ये कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है विलय का अणुभार। तो नोट, NaCl तथा CaCl2 शुष्क का मिश्रण मार्गों पर से बर्फ़ को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जल का हिमांक कम कर देता है तथा बर्फ़ के बनने के तापमान, यानी बर्फ़ के बनने का तापमान कम कर दिया, ठीक है। तो ये हटाने का तापमान कम कर दिया, यानी अब 0 डिग्री से भी नीचे बर्फ़ बनेगी। जब 0 डिग्री से नीचे बर्फ़ बनेगी बेटा तो आपका क्या है भाई, 0 डिग्री से नीचे हिमांक को कम कर दिया, 0 डिग्री से नीचे बर्फ़ बनेगी तो इसलिए वो जल्दी से पिघल जाएगी, क्योंकि वो तो 0 डिग्री बनी हुई थी। अब हिमांक में अवनमन के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस रिलेटेड विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये राउल्ट के अनुसार किसी विलयन में हिमांक में अवनमन डेल्टा TF उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रण यानी मोलर कंसंट्रेशन कैसा, मोल प्रति लीटर। तो ये उन्होंने दिया है। फिर ये KF जब TF मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो KF बराबर और TF बराबर डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। तो ये समीकरण पीछे दे ही रखी थी बेटा, हमने कर ही दिया था। तो M क्या है, विलयन की मोलरता है। KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक अथवा क्रायोस्पिक स्थिरांक। और यदि हम M को 1 रखते हैं तो डेल्टा TF इक्वल टू KF हो जाएगा। अतः किसी विद्युत अनअपघट्य के एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन, एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन मोलल उन्नयन और अवनमन स्थिरांक कहलाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में जब भी आप कोई डेफिनेशन देते हो तो हर चीज़ को एक रख के किसी एक को छोड़ देते हो, ठीक है, जो आपका वेरिएबल होता है। बाकी जो नॉन वेरिएबल होते हैं उनको क्या रख देते हो आप, एक। तो उसके बेसिस पे ये सब हो जाता है। अब देखिए आगे, KF का मान भिन्न भिन्न विलायकों के लिए भिन्न भिन्न होता है, नेचुरल सी बात है। डेल्टा TF आपका क्या है, 1000 KF W1/m1 इंटू M2। M1 इज इक्वल टू, ये आपने निकाला घुमा फिरा के, तो M1 अगर ये होगा तो क्या चला जाएगा, जब ये निकालना है तो डेल्टा T भी नीचे आ गया, बस डिफरेंट। तो ये KF क्या कहता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। W1 W2 क्या है, क्रमशः विलय और विलायकों के भार हैं। M1 क्या है, विलय का अणुभार। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का पदार्थ 1 मोल घुलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का आणविक अवनमन कहलाता है। देखिए किसी विलायक के 100 ग्राम, ना क्या था 1000 ग्राम, यहाँ क्या है 100 ग्राम, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, 100 ग्राम में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का आणविक अवनमन यानी मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट अथवा ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्थिति में 1000 की जगह 100 कर देंगे। KF ये दिस हुआ, ये KF क्या है, विलायक का आणविक अवनमन स्थिरांक। KF इज इक्वल टू MR TF का स्क्वायर, जैसे हमने उसके लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, देखिए पीछे बताइए भाई, फ्रीजिंग उसमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए KF पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये था KB MR TB का स्क्वायर डेल्टा H, ये था। ऐसे ही है बेटा आपका यहाँ आ गया, KF के लिए आ गया, बॉइलिंग के लिए था, फ्रीजिंग के लिए MR TF का, TF क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर का स्क्वायर अपॉन H गलन मतलब ऊष्मा, गलनांक ऊष्मा, ठीक है, मोलर ऊष्मा इंटू 1000। तो ये आपका सब हो गया, ये देखिए दे रखा है। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कल करेंगे बेटा, इतना ही है वीडियो, बहुत आज के लिए इतना काफ़ी, आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।